सहारनपुर में मंत्री जसवंत सैनी करते हैं खेतों में काम, मंत्री का खेतों में काम करते वीडियो। रुड़की के सिविल अस्पताल में कुत्ते ने फाड़ा, कर्मचारियों की हाजिरी का रजिस्टर सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। जसपुर में 260 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक को देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। हमीरपुर में समुदाय विशेष का लड़का बहला फुसलाकर युवती से कर रहा था कोर्ट मैरिज, लड़की के परिजनों ने कोर्ट परिसर में काटा हंगामा। बागपत में गली में खड़ी बाइक को डंडे से तोड़ते दिखे एक शख्स का सीसीटीवी में वीडियो हुआ कैद, पुलिस ने मौके पर शख्स को पकड़ा। सहारनपुर में बेहट रोड पर नाबालिग चोरों ने मोबाइल पर किया हाथ साफ, रेस्टोरेंट में काउंटर पर ऑर्डर देने के बहाने चोरी किया मोबाइल। मेरठ ग्रामीण के एसपी का घूस मांगने का वीडियो वायरल, व्यापारी बोला 10 लाख भेजता हूं, अखिलेश यादव ने भी वीडियो ट्वीट किया। बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीण क्षेत्र में तेंदुए ने 2 लोगों को बनाया था अपना शिकार। आगरा में भाजपा के विधायक ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बुलंदशहर में शराबी पति ने पत्नी की हत्या की, किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। नोएडा पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा, बरामद की 25 लाख की नशीली गोली। कानपुर के घाटमपुर में मजदूर की हत्या, कारखाने के अंदर मिला युवक का शव। बाराबंकी में स्वाट और सर्विलांस की टीम ने वांछित चल रहे 4 चोरों को पकड़ा, चोरों के पास से 3 तमंचे कारतूस बरामद। बुलंदशहर में छात्र की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। फतेहपुर में 2 किशोरियों का अपहरण करके गैंगरेप की वारदात, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को पकड़ा। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की छापेमारी, अवैध दवाइयों की 3 दुकानों को किया सील। लक्सर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में दुबग्गा इलाके में हुए राजाराम हत्याकांड का खुलासा, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्तार। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह ओम प्रकाश पाल ने बताया जान का खतरा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके सुरक्षा। उन्नाव में किसान की हत्या करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस की हत्या, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में खाली पड़े घर को चोरों ने बनाया निशाना, घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखी लाखों की ज्वेलरी और कैश पर किया हाथ। कासगंज में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप, शव के पास से बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद। कन्नौज के विष्णुगढ़ में पुलिस की टीम पर हमले का आरोप, पारिवारिक विवाद से निपटाने के दौरान हुआ हमला। बस्ती में जिला पंचायत सदस्य ने दुकानदार के साथ मारपीट की, एक निमंत्रण में खाना खाने के दौरान हुआ था। आगरा के शाहगंज में 9 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सुबह शौच के लिए गई मासूम के साथ रेलवे लाइन पर बैठा 35 वर्षीय शख्स। हरदोई में रेप के आरोपी को फांसी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, पीड़ित की मां ने इंसाफ के लिए शुरू किया अनशन। बुलंदशहर में खुद को विधायक बताकर अधिकारियों को धौंस देने वाला एक ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे, आरोपी ने सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, एक ही गांव के रहने वाले थे युवक। मुजफ्फरनगर में दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने गए युवक की पिटाई, ई रिक्शा में बैठकर अपने साथ ले गया। युवक का मोबाइल आ रहा बंद, पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। जौनपुर में दवा बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट, एक की मौत, 2 की हालत नाजुक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया था। गोंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक के बाहर जनरेटर में लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। औरैया में महिला को बाइक की टक्कर लगने का किया विरोध, तो घर में ही लगा दी आग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाली क्षेत्र के पढ़ीन की मड़ैया का मामला। बागपत में 2 घट कस्बे में गैस सिलेंडर फटने से एक मकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। फर्रुखाबाद में नगर गंगा में नहाते समय 7 बच्चे डूबे, एक की मौत, नाविकों की मदद से 6 युवकों को बचाया गया। ग्रेटर नोएडा में टब में डूबकर मासूम की मौत, कपड़े धोने के लिए टब में रखा गया था पानी, 12 मार्च को था बच्ची का जन्म। मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, सिलेंडर फटने से महिला गंभीर रूप से घायल, घर में खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बहनों की मौत, हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। मुरादाबाद में अनियंत्रित बस सड़क किनारे पलटी, हादसे में 13 यात्री घायल, नशे की हालत में था बस ड्राइवर। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, 400 फरियादियों की सीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। ओपी राजभर ने सपा बसपा को पिछड़े और दलितों का बताया सबसे बड़ा दुश्मन, कहा इन दोनों पार्टियों ने दोनों ही वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने की विद्युत उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से अपील, कहा आपके सहयोग से कर्मचारी हित के साथ जनता और राज्य हित में जुड़ा हुआ। भरसाड़ी सैंड में अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक करते दिखे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एस.एस. संधू और डीजीपी अशोक कुमार रहे मौजूद। विकासनगर में अतिक्रमण हटाने पर राजनीति शुरू, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री नव
प्रभात के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खटीमा में विधायक भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के लगे पोस्टर्स, नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक की पत्नी और मां के साथ कोतवाली का किया घेराव। देहरादून में अवैध खनन में मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, 8 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हासिल। नैनीताल में ग्रीष्मकालीन सीजन को देखते हुए नैनी झील से जुड़े नौका चालक तैयारियों में जुटे, नावों को पेंट और पॉलिश करके दुल्हन की तरह सजाया। गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर यूकेडी का प्रदर्शन, यूकेडी नेताओं ने सचिवालय का किया कूच, सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का लगाया आरोप। जोशीमठ में सड़क से मलबा हटाने को लेकर बीआरओ का लोडर गिरा, हादसे में लोडर का चालक घायल हुआ। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हाईवे पर चल रहा सड़क चौड़ीकरण का काम। चारधाम यात्रा को लेकर 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, GM गेस्ट हाउस में अब तक 5 करोड़ की बुकिंग। पौड़ी जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने किया आपात बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर लग रहे आरोपों को बताया गया। उत्तराखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, हल्द्वानी के एक लैब में 2 मरीजों में वायरस की हुई पुष्टि। बागेश्वर के भंडारी गांव के महिलाओं ने खुद ही शुरू की सड़क निर्माण का कार्य, 20 साल से ग्रामीण कर रहे थे सड़क की। हल्द्वानी में पानी की किल्लत को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीण बोले सिर्फ 4 इंच की पाइपलाइन डालकर की जा रही है खाना। चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 407 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ सामूहिक विवाह। जहां 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दल कांग्रेस से दूरी बनाना चाहते हैं तो वहीं कुछ दल कांग्रेस को जरूरी बता रहे हैं। उन्हीं में से एक है सपा की सहयोगी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जिन्होंने 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता की वकालत की है। नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनाएंगे, प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो। प्रीपोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता पर आए जयंत चौधरी के इस बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, सही समय पर सब एक हो। हालांकि जयंत की सहयोगी सपा ने भी कहा है कि 2024 के लिए सभी दल एक साथ हैं, लेकिन यूपी में कौन किसके साथ होगा ये सभी दलों के शीर्ष नेता तय करेंगे। देखिए, विपक्ष एक साथ है, एकजुट है, और कौन साथ में रहेगा चुनाव में क्या होगा ये हमारे बड़े नेताओं के फैसले हैं। जो हमारे बड़े नेता फैसला लेंगे उसी के अकॉर्डिंग सब काम करेगा। चौधरी विपक्षी एकता को किस तरीके से देखते हैं, जो उन्होंने बयान? विपक्षी एकता थी, सारा विपक्ष यहाँ मौजूद था। लेकिन विपक्षी एकजुटता की कवायद पर भाजपा ने फिर से चुटकी लेते हुए कहा है कि विपक्ष के सभी दलों में एक राय होना असंभव है। दरअसल कांग्रेस, वाम दल, सपा, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल 2024 में भाजपा के खिलाफ लामबंद होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष किसकी अगुवाई में लड़ेगा इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। इसलिए भाजपा एकजुटता के मुद्दे पर लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए, घोटालों से बचने के लिए, देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए ये इस प्रकार के गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन का कोई भविष्य न था और न है। यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस और बसपा हुए नाकाम गठबंधन के बाद किसी भी राजनीतिक प्रयोग से इनकार कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ लामबंदी के लिए देश भर में अभियान छेड़े हुए हैं। कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और हालांकि जो अखिलेश यादव 2024 में विपक्ष के तमाम दलों को साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव के सुभासपा और महान दल जैसे क्षेत्रीय दल सपा से छिटक कर विपक्षी एकता की हवा पहले ही निकाल चुके हैं। 2024 में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव ने तो एकजुटता अभियान चला रखा है, उसकी हवा आज अखिलेश के ही पुराने साथी ओपी राजभर ने निकाली। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि 2022 में सुभासपा की बदौलत ही अखिलेश यादव को पूर्वांचल में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन 2024 में अब सुभासपा ही पूर्वांचल में सपा को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएगी। आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना। वही हाल होगा आजमगढ़ में, दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती और अखिलेश यादव पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा और बसपा पिछड़ों और दलितों की असल विरोधी पार्टियां हैं। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है न कर पाएगी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेसवे
योगी जी। अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस को लेकर बदले सुर और दूसरी तरफ यूपी सरकार की तारीफ करके राजभर ने इशारा कर दिया है कि उन्होंने हर राजनीतिक विकल्प खुला रखा है। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं? अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे? क्या दोनों ही सीटें गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दोनों सीटों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये दोनों सीटों की उम्मीदवारी गांधी परिवार अपने पास ही रखने वाली है। राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में रायबरेली सीट से लगातार 5 बार सांसद सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए थे। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतार सकती है। यूपी में कांग्रेस की पस्त हालत किसी गठबंधन के लिए फायदे की जगह बोझ ही साबित हो रही है। इसलिए अखिलेश यादव ने भी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। 2004 के बाद आज तक समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कांग्रेस है कहीं क्या उत्तर प्रदेश में? अगर हो तो प्रदर्शन करेगी ना। कांग्रेस को धरातल पे जाके बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता को खड़ा करना चाहिए। भाजपा ने भी कांग्रेस के 2024 वाले प्लान पर तंज कसा है। कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और खासकर उत्तर प्रदेश में उसका कुछ बचा नहीं है, तो उसी जनाधार को पुनः पाने के लिए छटपटा रही है। 1977 के बाद यूपी में कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में है। ऐसे में गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी जैसी दूसरी सीट इतनी सुरक्षित शायद ही कोई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक बार फिर से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से यूपी में 2014 और 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराने के लिए भाजपा ने एक बार फिर से जमीन पर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा ने एक बार फिर से बूथ को मजबूत करने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए जल्द ही 1,61,000 बूथ का गठन होगा और हर बूथ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे और ग्रुप में पार्टी के संदेश प्रसारित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार को काम बताया जाएगा, हर व्यक्ति तक संदेश भेजा जाएगा। बीजेपी बूथों का गठन करने जा रही है और इसके बाद अगर बात करें तो 1,61,000 बूथ पर ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी, जिसमें तमाम तरीके से अपने संदेशों को प्रसारित करेगी। दरअसल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 में बतौर यूपी भाजपा प्रभारी चुनाव प्रचार शुरू किया था, तो बूथ विजय पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया था। इसके बाद 2019 में भी इसी मंत्र के जरिए भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह थे, तो उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को एक नारा दिया था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो। भाजपा ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी अपनी ताकत के साथ तकनीक का भी सहारा ले रही है। उत्तराखंड में आज से बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। एक तरफ तो सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सदन के बाहर हंगामा करने में लगे हुए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ सदन के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षाओं में धांधली, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर दिवाली खाल में विधानसभा कूच करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे ऐसे मुद्दे हैं, SSSC घोटाला, पटवारी पेपर लीक, ये सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च को पहाड़ का बजट पेश होना है, लेकिन सदन के पहले दिन कार्यवाही में हुई कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। ऐसे में तय है कि कांग्रेस का प्रहार बदलते दिन के साथ और आक्रामक होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन्हें रोजगार, भर्ती घोटाला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बल्कि विपक्षी हमलों का नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे लोगों में जबरदस्ती नाराजगी भी है और परिवार ने कातिलों के एनकाउंटर करने की मांग की, क्योंकि हत्याकांड के 18 दिन बीत गए हैं और पुलिस फरार आरोपियों को अभी तक पकड़ नहीं पाई। उमेश पाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। परिवार के लोग मुख्यमंत्री से मिल करके उनसे अपना दर्द बयान करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं और परिवार क्या कुछ चाहता है इस बारे में उन्हें जानकारी देना चाहते हैं। उधर हत्या के बाद से पीड़ित परिवार के सदस्य अब भी दहशत में हैं। यहाँ तक कि परिवार के बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। प्रशासन से फिर एक बार गुजारिश करूँगी कि जो है उनको छोड़े ना, उन्हें ख़त्म कर दे। और जो बाबा ने कहा है कि दिन मट्टी मिला देंगे, उनको वाकई में पूरा खानदान उनका मट्टी मिल जाए।
यही नहीं, पीड़ित परिवार की माने तो माफिया अतीक अहमद के लोग कह रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, उसके पार्टी के आदमी हंस रहे हैं, कह रहे चिल्लाती रहे सब गोलमाल हो जाएगा। हालांकि फरार आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन हत्याकांड के 2 हफ्ते से अधिक दिन बीत जाने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे अब पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से फिर मिलने की मांग की है। उमेश पाल हत्याकांड में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। परत दर परत गुनाहों की नई कहानी सामने आ रही है। इस हत्याकांड से एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम जुड़ रहा है, जिसका सदस्य अतीक अहमद का बेटा असद था। शेरे अतीक नाम के ग्रुप के सदस्य वही अपराधी थे जिन्होंने उमेश पाल की सरेआम बेरहमी से हत्या कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप में 14 जिलों के 56 मेंबर शामिल थे। हत्या से ठीक 2 घंटे पहले ग्रुप से लेफ्ट हो गया था असद। असद के ग्रुप छोड़ते ही बाकी लोगों ने भी ग्रुप लेफ्ट किया। फिलहाल इस ग्रुप में 3 लोगों के अलावा सभी ने छोड़ दिया है। एसटीएफ ने ग्रुप में एक्टिव रहने वाले 2 युवकों को कौशाम्बी से पकड़ा है, जिनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद का बेटा असद ही इस ग्रुप का एडमिन था। शेर अतीक के नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर 14 जिलों के 56 लोग जुड़कर आपस में मैसेज शेयर करते थे। खबरों के मुताबिक ग्रुप से जुड़े लोग आपस में चैटिंग तो करते ही थे, वीडियो कॉल पर भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन साझा करते थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस ग्रुप का उमेश पाल शूटआउट केस से कोई संबंध तो नहीं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार अतीक के बेटे असद की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक असद के नेपाल में होने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम नेपाल पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की 2 टीमें पिछले 2 दिनों से नेपाल में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि असद के बहराइच बॉर्डर से नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें एक टीम काठमांडू में है तो दूसरी पोखरा और आसपास की जगहों पर तलाशी कर रही है। उधर नेपाल के अलावा जांच एजेंसियां भूटान में भी असद को तलाशने की तैयारी कर रही हैं। यूपी पुलिस की 2 टीम इन दिनों नेपाल के काठमांडू और पोखरा में मौजूद है। पुलिस अफसरों को शक है कि प्रयागराज से भागने के बाद असद अहमद पुलिस से बचने के लिए नेपाल के इन्हीं में से किसी इलाके में छिपा हो सकता है। उधर वारदात के बाद से फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने बचाव के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शाइस्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसमें शाइस्ता ने खुद को बेगुनाह बताया। शाइस्ता ने कहा कि उनके परिवार को सियासी वजहों से फंसाया गया। हत्या के बाद से मां शाइस्ता और बेटा असद समेत 7 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और उत्तराखंड में छापेमारी की है। उत्तराखंड में आज से बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ। एक तरफ तो सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सदन के बाहर हंगामा करने में लगे हुए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ सदन के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षाओं में धांधली, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर दिवाली खाल में विधानसभा कूच करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे ऐसे मुद्दे हैं, SSSC घोटाला, पटवारी पेपर लीक, ये सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार पूरी तरह फेल है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च को पहाड़ का बजट पेश होना है, लेकिन सदन के पहले दिन कार्रवाई में हुई कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। ऐसे में तय है कि कांग्रेस का प्रहार बदलते दिन के साथ और आक्रामक होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने उनकी सरकार को विपक्ष के हमले से बचाने की चुनौती है। उन्हें रोजगार, भर्ती घोटाला और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर न सिर्फ विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बल्कि विपक्षी हमलों का नाकाम करने का दबाव भी उन पर रहेगा। गाजियाबाद में नियमों की अनदेखी करने वाले एपेक्स प्राइवेट बिल्डर के खिलाफ शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार योजना में बने द क्रिमिलियन सोसाइटी ने फ्लैट निर्माण में जो अनियमितता बरती थी, उसके खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश के बावजूद अब तक आवास विकास परिषद की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विकास के अधिकारियों की तो कहीं ना कहीं आवास विकास के अधिकारियों की इसमें मिलीभगत थी कि जो अपेक्स बिल्डर ने इस तरह से अपना प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया, लेकिन जो आशियाने बनाने थे गरीबों के लिए अपेक्स बिल्डर ने वो नहीं बनाए। जो नियम थे, नियमों की अनदेखी की। एपेक्स बिल्डर को
ज्यादा क्रिमिनल सोसाइटी बनाने की मंजूरी मिली थी और इसके लिए बिल्डर को EWS और LIG कैटेगरी के 118 फ्लैट बनाने थे, लेकिन एपेक्स बिल्डर ने अब तक ये फ्लैट नहीं बनाए हैं। यही नहीं, एपेक्स ने सोसाइटी में अभी तक किसी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया, जिसकी जांच के बाद शासन से बिल्डर को आवंटित जमीन और लीज एग्रीमेंट रद्द करने की अनुशंसा की थी, लेकिन अब आवास विकास परिषद ही मामले की लिपापोती में जुट गया है। हमने नोटिस जारी की है, नोटिस के बाद अगर वसूली हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर जो दूसरी कार्रवाइयाँ हैं RC वगैरह की वो हुई। इस मामले में आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद ने 14 दिसंबर 2022 को ABP गंगा से बात करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन आवास विकास परिषद इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अली खान के खिलाफ मुरादाबाद में FIR दर्ज की गई। तौकीर रजा ने मुरादाबाद में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके इसी भड़काऊ बयान पर मुकदमा दर्ज किया है। मुरादाबाद के नागपरी थाना में पुलिस ने धारा 153A, 295A, 505 2 के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर तौकीर रजा के सभी वायरल वीडियो को जांच में शामिल करके एक्शन लेने वाली है। इसके साथ ही तौकीर रजा ने हिंदू समाज पर भी निशाना साधा था। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने तौकीर रजा को देशद्रोही बताया और रजा पर सख्त कार्रवाई की बात की है। तौकीर रजा वास्तव में तो राष्ट्रद्रोही है। 2010 में जो बरेली के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें तौकीर रजा मुख्य आरोपी था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस मामले में कानून के साथ चलने की हिदायत दी है। बाटी का तो देखिए, लाठी न उधर से चलनी चाहिए न इधर से चलनी चाहिए। कानून हमारे पास मौजूद है, कानूनी कार्रवाई हो। तौकीर रजा पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया था और औरंगजेब को दुनिया में सबसे बेहतर किरदार बताया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।